जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और आस्था आईएएस का ये तीसरा का टेस्ट है, तो इसे देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और इसमें देखिए कि अगर 100 से ऊपर आपका आ रहा है तो समझिए कि आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका सुमेलित करना है। एक तरफ सिलसिला दिया गया है, एक तरफ संस्थापक दिया गया है। तो ये बताना है कि इसके संस्थापक कौन है। तो देखिए कि पहला में चिश्ती सिलसिला दिया गया है, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो ये तो एक आपका एक हो जाएगा। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं, तो ये दो हो जाएगा। सी का देखिए कि कादरी सिलसिला दिया गया है, जो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा स्थापना किया गया था। और नक्शबंदी का देखिए कि सिलसिला बहाउद्दीन नक्शबंद है, तो ये आपका डी का फोर्थ हो जाएगा। तो एक का आपका ए, और बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जा रहा है। ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से हर साल बीपीएससी में एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी संत को चिराग ए देलहबी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख नासिरुद्दीन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दिल्ली में सुल्तान के रूप में शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किस वंश की थी। तो देखिए कि ये किस वंश की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये गुलाम वंश की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है। तो इसमें सही क्रम बताना है। तो देखिए कि सन के आधार पर पूछा जा रहा है। तो गुलाम वंश इसमें देखिए कि सबसे पहले इसका स्थापना हुआ था, और ये कब हुआ था, तो ये 1206 ईस्वी में हुआ था, और 1290 तक ये चला। तो ये आप देखिएगा। इसके बाद खिलजी देखिएगा कि 1290 में इसका स्थापना होता है, और 1320 तक ये कार्य करता है। तो ये आप याद रखेगा, 1320 तक। इसके बाद तुगलक 1320 में बनता है, और उसके बाद देखिए कि ये 1320 में बनता है और 1414 तक रहता है। और तुगलक के बाद सैयद वंश आया था, लेकिन इसमें सैयद वंश दिया नहीं है, इसमें लोधी वंश हो जाएगा। तो लोधी वंश देखिए कि आपका 1451 में आता है और 1526 तक रहता है। 1526 में आपका किसके बाबर के साथ युद्ध होता है, और ये लोधी वंश खत्म हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजपूत राज व्यवस्था की खासियत क्या थी। तो देखिए कि ये फ्यूडरल स्ट्रक्चर था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्यूडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि राजा है, और राजा बहुत सारा अपना सामंत रखता था, और सामंत ये राजा के लिए काम करता था लोग। और सामंत को क्या फ़ायदा होता था, तो जैसे कि सामंत जो है लोग, वहाँ का स्थानीय जितना ज़मीन होता था उसके मालिक होते थे। और ज़मीन का मालिक मतलब कि यहाँ से कर उछलेगा लोग, और कर का कुछ भाग राजा को देता था लोग। बदले में देखिए कि ये जो सामंत होता था लोग, सैनिक रखता था लोग, और सैनिक भी राजा के लिए रखता था लोग। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराई की प्रथम लड़ाई 1191 में किनके बीच में लड़ी गई थी। तो 1191 में देखिएगा कि आपका मोहम्मद गौरी और उसके साथ में पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजयी हो जाता है। और ये देखिए कि मोहम्मद गौरी को माफ़ कर देता है। लेकिन एक साल बाद 1192 में तराई का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें देखिए कि पृथ्वीराज चौहान का हार हो जाता है, और मोहम्मद गौरी धोखा से पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। तो ये देखिए कि ये माफ़ किया, लेकिन ये इन्हीं को मार दिया। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, तीन तरफा संघर्ष, इन बातों पर गौर करें। तो तीन तरफा संघर्ष देखिएगा कि किनके किनके बीच में लड़ा गया था। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, तीन तरफा जो संघर्ष था, ये कन्नौज का जो जगह था, कन्नौज जो कि हरियाणा के आसपास में पड़ेगा, ये मिट्टी जो था बहुत ज़्यादा उर्वरक था। और इसके चारों तरफ आपका एक तरफ पाल वंश और एक तरफ गुर्जर पतिहार, तो ये आप याद रखिएगा। और एक तरफ जो था राष्ट्रकूट था। तो ये तीनों आपस में ही लड़ते थे लोग। कभी कन्नौज का भूमि राष्ट्रकूट के पास चला जाता था, कभी पाल वंश, कभी प्रतिहार वंश। तो ये तीनों आपस में लड़ता था लोग, इसीलिए इन्हें तीन तरफा संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और कारण क्या था कि ये भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। तो चलिए अब देखा जाए ऑप्शन, और ये सही पूछ रहा है, तो ये सबसे पहले देखना जरूरी है कि सही पूछ रहा है कि गलत।
पहला में दिया गया है यह मुख्य रूप से कनौज पे कंट्रोल के लिए लड़ा गया था, एकदम सही है। इसमें शामिल 3 राजवंश पाल वंश, प्रतिहार वंश और चोल वंश थे। देखिए कि चोल वंश नहीं था, चोल वंश हालांकि तीसरा ये बाद में लड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये दूसरा बुंदेलखंड का जो जगह रहता है उसमें देखिए कि ये चोल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और एक वंश रहता है जो लड़ता है लोग, लेकिन इसमें ये शामिल नहीं होता है लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 2 जहाँ पे है काट दीजिए। राष्ट्रकूटों ने कभी कभी दक्कन में दखल दिया था, एकदम सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए जोड़ों पर गौर करें और एक तरफ राजवंश एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें बताना है कि ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही मैच कर रहा है। तो इसमें सही मैच बताना है कि कौन सा कर रहा है। तो देखिए कि परमार कहाँ था लोग, तो ये परमार था लोग मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, तो आपका एमपी का कुछ जगह का हिस्सा पड़ेगा, कुछ महाराष्ट्र का भी हो सकता है। चंदेल ये बुंदेलखंड में था लोग, तो ये आप याद रखिएगा। सोलंकी या चालुक्य ये राजस्थान दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। चालुक्य वंश जो था ये गुजरात पर राज किया था लोग, न कि राजस्थान पे, तो यहाँ पे गुजरात होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। नीचे दिए गए मंदिरों में से कौन सा चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि खजुराहो का मंदिर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका देखिए कि इसका निर्माण यशोवर्मन के समय में हुआ था और धंग नाम के एक शासक थे, उनके द्वारा पूर्ण कराया गया था। तो इसमें एक से ज़्यादा शासक इसमें निर्माण किया था लोग, लेकिन एक शासक का अगर बात किया जाए तो यशोवर्मन हो जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये याद रखिए कि किस राज्य में है, तो ये एमपी में है। वहीं पे देखिए कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। दिलवारा मंदिर कहाँ है, ये झारखंड हो जाएगा। सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क मंदिर ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा हो जाएगा। तो ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए शासकों में से कौन सा धनंजय जैसे विद्वानों को संरक्षण देने और समरागम सूत्रधार लिखने के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका भोज हो जाएंगे, राजा भोज। देखिए कि ये एक साथ में शासक के साथ साथ में एक लेखक भी थे और इनके द्वारा समरागम सूत्रधार लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। राजपूत पॉलिसी के बारे में इन बातों पर गौर करें। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है राजपूत राज सेंट्रलाइज राजशाही थे, सेंट्रलाइज शासन नहीं था। अभी हम लोग देखे थे फ्यूडल शासन था, यानी सामंतवादी शासन था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा का देखिए कि जमीन के ग्रांड पॉलिटिकल सिस्टम का आधार था, ये आपका एकदम सही है। सामंतों को सामंत कहा जाता था, ये भी सही है। तो अभी इसके बारे में ऊपर चर्चा किया है लोग, तो देखिए कि 2 और 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। इनमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित ग्रंथों और उसके रचनाकारों के संबंध में विचार कीजिए और सही सुमेलन कौन सा है ये बताना है। राजतरंगी, जो कि आप देखिए कि कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास, तो ये आप याद रखिएगा कलहंस के द्वारा लिखा गया था, एकदम सही है। और उसके बाद देखिए कि गौरवाहो ये वानभट्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। गौरवाहो के रचनाकार वानभट्ट नहीं है बल्कि वाक्यपति हैं, तो ये आप याद रखिएगा वाक्यपति, इनके द्वारा गौरवाहो लिखा गया था। हर्षचरित वानभट्ट एकदम सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन गढ़वाल वंश के राजधानी थी। तो गढ़वाल वंश के राजधानी देखिए कि कनौज था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर गौर करें। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला में दिया गया है उन्होंने अरब हमलों का सफलतापूर्वक विरोध किया, एकदम सही है। मिहिर भोज उनके सबसे ताकतवर शासक थे, ये भी आपका सही है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों के सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। उनकी राजधानी मान्यखेत था। देखिए कि मान्यखेत आपका राजधानी राष्ट्रकूटों का था, इन लोगों का नहीं था, राष्ट्रकूट का। यहाँ पे आपका हो जाएगा कनौज हो जाएगा, अभी देखे हैं लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए बयानों में से कौन सा उत्तर भारत में राजपूत ताकत के पतन को सबसे अच्छे से समझाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि राजपूत का ताकत क्या था, घुड़सवार सेना की कमी और पुरानी मिलिट्री टैक्टिक्स का इस्तेमाल। ये आपका एकदम सही हो जाएगा। राजपूत पारंपरिक लड़ाई और पैदल सेना पे बहुत ज़्यादा निर्भर था लोग। तो और घुड़सवार देखिए कि ये तो आपका अरब का आया लोग, तो वो सब घुड़सवारी लेके आया लोग, जिसके कारण अरब जो शासक था लोग विजय भी प्राप्त करता है लोग। आप नीचे रह के कितना लड़ पाइएगा, घोड़ा से अच्छी तरीके से युद्ध हो पाता था। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तांबे का सिक्का चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे गलत चुनना है। पहला में दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, एकदम सही है। और इसके बाद दिया गया है विश्व विजय एवं नए धर्म की स्थापना का विचार अलाउद्दीन ने दिल्ली के कोतवाल जलाउद्दीन मुल्क के समझाने पर त्याग दिया था। ये भी आपका सही है। नसीरुद्दीन मोहम्मद सल्तनत कालीन पहला शासक था जिसने आमदनी का ब्यौरा दिया था। ये आपका गलत हो जाएगा। इसके पहले भी अलाउद्दीन के द्वारा और भी शासक था लोग, उनके द्वारा दिया गया था। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सल्तनतकालीन शासक व्यवस्था में मंत्री और उनके विभागों से संबंधित गलत कथन का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि दिया गया है, दीवार ए इस्तेफाक पेंशन विभाग, एकदम सही है। दीवान ए खैरात जो दान विभाग हुआ करता था, जो गरीबों को दान करता था, ये भी सही है। दीवान ए मुमालिक गुप्तचर विभाग और मुख्य प्रमुख अधिकारी होता था लोग, एकदम सही हो जाएगा। तो सी भी सही है। सद्र उर्स सिदूर ये धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख होता था, न कि सैन्य विभाग का। तो ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर डी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, दिल्ली सल्तनत के तहत एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो देखिए कि इसमें दिया गया है, पहला में इक़्तिदार वंशानुगत भूमिधारक थे, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका वंशानुगत नहीं थे, बाद में हालांकि बनते हैं लोग, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा का देखिए कि इक़्तिदार राजवंश एकत्रित करते थे और सैनिकों का रखरखाव करते थे, एकदम सही है। सुल्तान इक़्तिदारों का स्थानांतरण कर सकता था, ये भी आपका सही है, यानी कि जिसको हटाना है हटा सकता था। तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर और इसमें पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे पहले घोड़े दागने की और वर्णनात्मक रोल यानी चेहरा जो सैनिक था लोग उनके बना के और इकट्ठा करना यानी रखना की शुरुआत किए थे। तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए कि बाजार नियंत्रण पे भी ये बहुत ज़्यादा काम किया था अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें देखिए कि सही सुमेलित कौन है ये बताना है। तो सबसे पहले यही देखना है कि सही बताना है। तो इसमें देखिए पहला दिया गया तबकात ए नासरी, ये मिनहास उल सिराज का है, तो ये एकदम सही है। तारीख़ फिरोज शाही, ये जियाउल-उद-दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपका सही है। तारीख़ मुबारक शाही अमीर खुसरो, ये आपका गलत हो जाएगा। तारीख़ मुबारक शाही के अमीर खुसरो नहीं है, बल्कि देखिए कि यामा बिन अहमद सिरहिंदी हो जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन है, यामा बिन और सरहिंद सॉरी। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए और ये बताना है कि कौन सा सही है। पहला में दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था, ये आपका सही हो जाएगा, इसे आमिल बोला जाता था। और दूसरा का में देखिएगा कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, ये आपका गलत हो जाएगा। प्राचीन देशी संस्था ना होकर अरब की मौलिक प्रणाली था जो लेके आया था लोग, तो ये आपका गलत है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, ये भी आपका गलत है। देखिए कि ये आपका
जो मीर बख्शी का पद था ये सैन्य विभाग का प्रमुख विभाग था और ये आपका मुगल काल के समय में आता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक सुमेलित नहीं है। तो ये इसमें बताना है, गलत चुनना है। पहला में दिया गया है तहकीकात ए हिंद अल बरूनी, एकदम सही है। तबकार ए नासिरी मिन्हास उल सिराज के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। किताब उल रहला ये इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, ये भी सही है। तुगलकनामा अल बरूनी नहीं होगा, अभी हम लोग ऊपर देखे थे लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फुतु ओ सलातिन ये आपका किसका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखिएगा फुतु और सलातिन ये आपका इसामी हो जाएंगे। और फुतुहात ए फिरोज शाही ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था। तारीख ए फिरोज शाही ये बर्नी के द्वारा लिखा गया था। और खजाइन उल फुतू ये अमीर खुसरो के द्वारा। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। और बी का आपका 1 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी के विजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का इसमें चुनाव करना है। तो देखिए कि इसमें आपका हो जाएगा, अच्छा ये आपका कूट के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी कौन पहले हुआ था इसमें ये बताना है। तो देखिए कि गुजरात विजय आपका कब हुआ था, ये आपका 1298 में हुआ था। वहीं पे रणथंभौर विजय देखिएगा, तो ये कब हुआ था, 1301 में हुआ था। और चित्तौड़गढ़ देखिएगा कि ये आपका 1303 में हुआ था। और देवगिरी का द्वितीय युद्ध 1313 में लड़ा गया था। तो अगर इसमें आप मिलान कीजिएगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आपका बी आ जाएगा गुजरात विजय आपका। देखिए कि 1298 यहीं से 1000 दिनारी यानी मोहम्मद कपूर को लेके आया था इसी विजय के बाद, तो ये आपका 2 पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपका 3 आ जाएगा, फिर 1 और फिर 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत का पालन किया, एकदम सही है। इसने बार बार होने वाले विद्रोहों को रोकने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए, ये भी सही है। वो सल्तनत कालीन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पे आक्रमण किया, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए कि रजिया सुल्तान आपका 1336 से लेकर 1339 तक शासन किए थी। तो 1336 से लेकर 1339, और उसके बाद देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पे बैठा था और 1316 तक शासन किया था। और अकबर देखिएगा कि आपका 1556 में गद्दी पे बैठता है और 1605 तक ये शासन करता है। शेरशाह 1540 में गद्दी पे बैठता है और 1543 तक शासन करता है। हालांकि फिर एक बार आता है, लेकिन उसके बाद उसका बम फटने से हत्या हो जाता है। तो ये देखिए कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले 1 2 4 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंडो इस्लामिक वास्तुकार से संबंधित नहीं है। तो इसमें बताना है इंडो इस्लामिक वास्तुकार से कौन संबंधित नहीं है। तो ये आपका देखिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, ये तो आपका संबंधित है। पहले 2.5 दिन का झोपड़ा एक आपका गुरुकुल होता था, लेकिन संस्कृत का गुरुकुल, लेकिन फिर इसे मस्जिद में बदल दिया गया। तो ये आपका सही है, अजमेर में है। इंडिया गेट नई दिल्ली, ये इंडिया गेट आपका इंडो इस्लामिक नहीं है, ये तो आपका देखिए अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, जो कि भारतीय सैनिक जो शहीद होते थे उनका इस पर नाम अंकित है, तो ये गलत हो जाएगा। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद मेहरौली दिल्ली में है, ये आपका सही है। कुतुब मीनार मेहरौली में है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन महिला शासिकाएँ और उनसे संबंधित वंश कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये बताना है। तो इसमें देखिए रजिया सुल्तान गुलाम वंश एकदम सही है। रानी दुर्गावती गोंड वंश, ये भी आपका सही है। बेगम बड़ी साहिब
ये आपका अहमद शाही दिया गया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आदिल शाही, आदिल शाही। और रानी रुद्रमा ये काकतीय वंश का दक्षिण भारत की शासिका थी, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें चुनना था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के संबंध में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जूना खाट के संबंध में बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए कि अच्छा, जूना खान नहीं, जूना खान तो ये यूपी में एक जगह है, वहाँ का शासक था। गयासुद्दीन हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पे देखिए कि निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में मतभेद हो जाता है, तो उसके बाद ये बुलाते हैं गयासुद्दीन, तो ये नहीं जाते हैं और बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन बताना है। तो देखिएगा कि आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, ये आपका एकदम सही है। और 13वीं शताब्दी में किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कृष्णा नदी पर था। कृष्णा नदी नहीं होगा, ये तुंगभद्रा नदी हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में पड़ेगा। तो तुंगभद्रा नदी, ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, जिसका नेतृत्व आदिल शाह कर रहा था, ये आपका सही है, ये भी सही है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम प्रांत, कोट्टम और बेलाग्राम और ऊर था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गलत इसमें बताना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों के संदर्भ में कौन सा कथा असत्य है? देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, मल्ल युद्ध में भाग लेती थी, एकदम सही है। न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होती थी, ये भी सही है। अंगरक्षक और पहरेदार की भूमिका निभाती थी, ये भी सही है। ज्योतिष विद्या ग्रहण नहीं करती थी, ये आपका गलत हो जाएगा। ज्योतिष विद्या भी ग्रहण करता था लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। दिलवाड़ा के मशहूर मंदिर कहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका माउंट आबू हो जाएगा, माउंट आबू पर्वत पे। और देखिएगा कि इसका निर्माण सोलंकी शासकों के मंत्रियों के द्वारा कराया गया था। और ये कहाँ पे है? तो झारखंड में है। झारखंड में किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म हो जाएगा। तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ये ऊपर भी देखे थे लोग। इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहासकार के संदर्भ में जो शब्द है अर्घाटा, किससे निरूपित करता है? ये देखिए कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसे अर्घाटा बोला जाता था, जो कि बैलों के मदद से सिंचाई करने में उपयोग किया जाता था। तो ये याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमिलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा सत्य सुमिलित नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, एकदम सही है। माधवाचार्य ब्राह्म संप्रदाय, बल्भाचार्य रुद्र संप्रदाय, ये भी सही है। निम्बार्क देखिए कि निम्बार्क गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये आपका गलत हो जाएगा। ये सनकादी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, सनकादी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 9वीं सदी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयालाल चोल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 1850 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, 1850 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलवार एवं नए नार कहाँ के भक्ति संत थे? तो ये देखिए कि आपका दक्षिण भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नैनवार जो भक्ति संत थे, ये आपका शंकर भगवान के यानी शिव के, अलवार आपके विष्णु के उपासक थे। तो ये आप याद रखेगा। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो ये मोहम्मद गौरी के द्वारा हराया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, एलोरा का मशहूर कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा मंदिर तो आप जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। और ये शिव भक्ति के लिए समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से फारसी अनुवाद और अनुवादक संबंधित कौन मिलन असत्य है, तो इसमें असत्य चुनना है। तो इसमें देखिए कि पहला में दिया गया है महाभारत, बदायूं नकवी खां एवं अब्दुल कादिर के द्वारा ये अनुवाद किया गया था, एकदम सही है। रामायण का बदायूं और नकीब कादिर हो जाएगा, ये भी आपका सही है। देखिए कि भगवत पुराण टोडरमल के द्वारा, ये सही है। अर्थवेद जो है अबुल फजल दिया गया है, जबकि सर हिंदी हो जाएगा, सर हिंदी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था अरबी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर पूछा जा रहा है। इसमें देखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नासिर उल असर के किताब से नवाजा गया था, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका उत्साद मंसूर हो जाएंगे। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि जो मंसूर है ये किसके शासनकाल में थे, तो आपका जहांगीर के शासनकाल में। और बिशन दास तो आप जानते ही होंगे कि ये आपका अकबर के शासनकाल में थे, तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किताब उल रहला में किस शासक के समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, तो इसमें मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए लोधी वंश के शासकों का सही क्रम क्या है, तो देखिए कि बहलोल लोधी के द्वारा इसका स्थापना 1491 में किया गया था, और इसके बाद सिकंदर लोधी आता है, फिर इब्राहिम लोधी आता है। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन इसमें कौन सा है ये बताना है। पहला में दिया गया है सिकंदर लोधी ने अफगान राजत्व को प्रश्रय देते हुए स्वयं को सुल्तान घोषित किया, एकदम सही है। बहलोल लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था, ये भी आपका सही है। सिकंदर लोधी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया, ये आपका गलत हो जाएगा, सिकंदर लोधी के द्वारा नहीं लगाया गया था। लोधी काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि गलत बताना है। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कौन सा नहीं है इसमें से, तो पहला में देखिएगा कि आपका दक्कन सैन्य अभियानों में अधिक धन व्यय करना, ये आपका सही हो जाएगा। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता, ये भी आपका सही है। स्थिर केंद्रीय प्रशासन प्रभाव, स्थिर नहीं था अस्थिर था, तो ये इसके कारण, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दरबार में विरोधी गुटों का उदय, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि गलत इसमें बताना है। देखिए कि जागीरदारी व्यवस्था भी इसमें एक था, और दरबार में विरोधी गुटों का उदय भी हो गया, सैनिक दुर्बलता भी बढ़ा यहाँ पे, तो ये सभी इसका प्रमुख कारण था। तो 46 का राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल कालीन राजकवि और उसके समय के शासन या शासक संबंध में सुमिलित नहीं है। पहला दिया गया मुल्ला गजाली मसदी अकबर, ये एकदम सही है। तालिब मसूली शेरशाह दिया गया है, शेरशाह नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर। अबुल तमिल कलारी ये शाहजहां, और कपासी शाहजहां, ये आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत चुना था। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन इसमें चुनना है। पहला में दिया गया है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंचा था, एकदम सही है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था, ये भी सही है। दशवंत और वसावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट अकबर के दरबारी थे, तो ये भी सही है। अकबर चित्रकला का सबसे बड़ा कुशल पारखी था, ये आपका गलत हो जाएगा, पारखी नहीं था। जहांगीर चित्रकला का सबसे बड़ा कुशल पारखी था, तो ये आपका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। अकबर की डक्कन नीति के कारण मुगल पतन हो, ये आपका गलत हो जाएगा। औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण थी, ये आपका असहिष्णुता नीति, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे, तो देखिए कि यूफी के विद्रोह को दबाते समय ये बीरबल का मृत्यु हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन शासन भारतीय शासकों के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो इसमें गलत चुनना है कि कौन कौन गलत है। तो पहला में देखिएगा
अलाउद्दीन खिलजी पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया, ये आपका गलत हो जाएगा। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, तो ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पे उसके चाचा बैठा, चाचा नहीं बैठा, भाई बैठा, तो ये भी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि 1, 2, 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था या चलाया था। तो इसका राइट आंसर तो आप भी जान रहे हैं कि रुपया अभी भी चल रहा है, ये आपका शेरशाह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। रुपया, दाम और दिनार ये तीनों चलाया था। अगला क्वेश्चन है मुगलों की धार्मिक नीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। पहला दिया गया अकबर ने दिन ए इलाही की शुरुआत किया था, एकदम सही है। जहांगीर रक्षाबंधन त्यौहार मनाया तथा शराब एवं जुओं पर रोक लगाई, ये भी सही है। शाहजहां ने सिरजा, पोबोस और कर्निश की परंपरा बंद कर दी और तीर्थ यात्रा कर लगाने का प्रयास किया, ये भी सही है। हुमायूं ने झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा और नौरोज त्यौहार पर प्रतिबंध लगाया था, ये आपका देखिएगा कि औरंगजेब के द्वारा ये किया गया था, ना कि हुमायूं के द्वारा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है मराठा सम्राट शिवाजी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन इसमें बताना है। पहला में दिया गया है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, एकदम सही है। देखिए कि अप्रैल 1656 में शिवाजी शिवनेर को अपनी राजधानी बनाए, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि अप्रैल 1656 में शिवाजी रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं, रायगढ़, तो ये आप याद रखिएगा, तो ये गलत है। शिवाजी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण नहीं करने का वादा कर उनसे चौथ वसूलते थे, एकदम सही है। पुश्तैनी कर सरदेशमुखी के रूप में वसूलते थे, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें गलत बताना था। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो ये देखिएगा कि आपका शिवाजी प्रशासन में था लोग, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 18वीं शताब्दी में सिखों का उदय तथा शक्ति के रूप में स्थापित होने का कौन सा कारक का योगदान है। तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला में दिया गया है मुगल साम्राज्य का दुर्बल होना, एकदम सही है। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, तो ये भी देखिए कि दिल्ली का जो सल्तनत था लोग उनको कमज़ोर कर दिया, ये दो आक्रमण। मुगल प्रांतीय शासकों के आंतरिक संघर्ष, ये भी आपका सही है, आंतरिक संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होने लगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने निम्नलिखित में से किसके सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था। तो देखिए कि 1498 में ये कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह जो कि केरल में पड़ेगा वहाँ पे उतरता है, और गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल माजिद की सहायता से उतरता है, तो ये भी आपका सही है। तो ये याद रखिएगा कालीकट कहाँ पे है, केरल में है। और कब आया था, तो 1498 में आया था। इसके बाद पूरा 1501 ईस्वी में आता है, तो ये भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय व्यापारी समुदाय को भारत आने का सही क्रम क्या है। तो आप PDEF याद रखेगा, PDEF, तो आसानी से बन जाएगा। P मतलब पुर्तगाल हो जाएगा, तो देखिए कि पुर्तगाल, उसके बाद आपका डच हो जाएगा, D मतलब डच, उसके बाद आपका E मतलब ब्रिटिश, उसके बाद डेनमार्क और फ्रेंच। तो इसमें आपका बीच में कुछ छूटा है, तो देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रेंच। फ्रेंच तो बाद में आता है लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका डुप्ले फ्रांस का था, एकदम सही है। मार्को मार्टिन ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जॉन मिडल हल ये ब्रिटेन। कैप्टन पैराडाइज फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 59 के बाद अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रम सही सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिएगा कि पहला का दिया गया है मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727, सही है। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, ये भी सही है। मीर जाफर 1757 से 1760 तक रहा, ये भी सही है। सैफ उद्दौला ये आपका गलत हो जाएगा। सैफ उद्दौला आपका 1766 से 1770 तक था, तो ये आपका राइट आंसर डी सही है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनी किलीज खां। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि अकबर के अधीन मनसबदारी प्रथा या प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है मनसबदारों को केवल नकदी भुगतान किया जाता था, यहाँ पे केवल लगा है तो देखिए कि ये आपका नकदी भुगतान के साथ साथ जमीन भी पाता था लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मनसबदारी पद स्थिर और वेतन दोनों निर्धारित करता था, एकदम सही है। मनसबदारी वंशुनागत होते थे, ये आपका गलत हो जाएगा। वंशुनागत नहीं होते थे, टैलेंट के आधार पे होते थे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, केवल आपका 2 सही है। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में इबादत खान का उपयोग अकबर द्वारा या इबादत खाना का उपयोग अकबर के द्वारा किस लिए किया जाता था। तो धार्मिक मामले पर बहस होता था, उसमें बैठ के एक बैठक होता था और उसमें धार्मिक मामले पर बहस होता था। अदर धर्म के यानी इस्लाम के अलावा भी बहुत सारे धर्मों को इसमें शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है शेर शाह सूरी की राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताएं हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है भूमि की माप, एकदम सही है। भूमि का वर्गीकरण, ये भी सही है। किसानों के साथ प्रत्यक्ष बंदोबस्त, ये भी सही है। बाजार व्यवस्था भी इसके द्वारा अच्छा तरीका से लाया गया था और रुपया दाम और ये सिक्का ये सब चलाया गया था इसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलन बताना है। पहला में देखिएगा कि दिया गया है इसमें आपका अबुल फजल तुजुक ए जहांगीरी, तो ये आपका देखिए कि सही नहीं है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, ये आपका एकदम सही है कि गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका पहला में दिया गया है कर्म कांडों के स्थान पे भक्ति पे जोर दिया गया, एकदम सही है। इसने जातिगत भेदभाव को खारिज कर दिया, ये भी सही है। इसने क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुलह ए कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति पेश किया था। तो ये पेश किया गया था अकबर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि घर के बगल में काम चल रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा जो कि ज़्यादा देर तक नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में निम्नलिखित पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, एकदम सही है। इसमें भारत में मुगल शासन के अंत को चिन्हित किया, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कि मराठों का जो शासन था उसको अंत को चिन्हित करता है, इसने भारत में मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया, ये आपका एकदम सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया था आपका अकबर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अकबर के द्वारा बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिएगा सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है मुगल चित्रकला की औपचारिक शुरुआत हुमायूं के काल में हुई थी जब वे फारस से चित्रकारों को भारत लाए थे, ये आपका एकदम सही है। अकबर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ और दरबार में एक सुव्यवस्थित चित्रकला की स्थापना की गई, ये भी आपका सही है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल चित्रकला को शाही संरक्षण अपने चरम पर प्राप्त हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि औरंगजेब ने चित्रकला को विशेषकर संरक्षण नहीं दिया और उल्टा में यहाँ से जितने चित्रकार थे सभी को भागना पड़ा। और देखिए कि पटना कलमकारी जो है वो भी उसके समय मुगल के जो चित्रकार थे वही यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक नए चित्रकला का उदय होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर
मुगल काल के दौरान जजिया कर किसने फिर से लगाया था? तो देखिए जजिया कर होता क्या था, जो गैर इस्लामिक धर्म था यानी हिंदू धर्म पे लगाया जाता था। तो इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। देखिए कि जहांगीर नहीं होगा, औरंगजेब होगा। इसमें आपका जहांगीर तो हटा दिया था, औरंगजेब हो जाएगा। 1679 में फिर से लगाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये देखिए कि आपका अकबर के शासनकाल में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूफी परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, सूफी संतों ने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पे जोर दिया, एकदम सही है। उन्होंने आमतौर पे कठोर रूढ़िवाद को खारिज कर दिया, ये भी सही है। उन्होंने खानकाह स्थापित किया, ये भी सही है। देखिए कि खानकाह यानी कि शिक्षण और दान के केंद्र के रूप में ये स्थापित किया गया था। तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुलह ए कुल शब्द का अर्थ है। तो सुलह ए कुल शब्द का अर्थ देखिए कि आपका सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता है इसका अर्थ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो देखिएगा कि पहला में दिया गया है, मनसब ने पद और वेतन निर्धारित किया, ये आपका सही हो जाएगा। यह वंशुनागत था, अभी देखे थे लोग ये वंशुनागत नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। और देखिए कि इसके लिए घुड़सवार सेना के रख रखाव की आवश्यकता होती थी, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर इसमें कौन सा है ये बताना है, जो सही सुमेलित है। तो पहला में दिया गया है आपका रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे, एकदम सही है। कबीर के द्वारा निर्गुण भक्ति परंपरा दर्शन आया, ये भी सही है। चैतन्य महाप्रभु द्वैतवाद नहीं होगा, ये चैतन्य महाप्रभु देखिए कि ये वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो ये आप याद रखिएगा। और शुद्ध द्वैतवाद के दर्शनकारी थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये सही है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शेरशाह सूरी के राजस्व सुधारों की विशेषता थी? तो ये बताना है इसमें। तो पहला में देखिए कि भूमि की माप, एकदम सही है। मिट्टी का वर्गीकरण, ये भी सही है। किसानों के साथ प्रत्यक्ष बंदोबस्त, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। औरंगजेब के मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर चुनना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष, ये आपका एकदम सही है। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ये भी सही है। सशक्त केंद्रीय, सशक्त केंद्रीय रहेगा तो कोई विखंडित होगा नहीं होगा, तो ये आपका गलत है। दक्कन अभियानों के कारण वित्तीय संकट, ये भी आपका सही है। तो 2, 1 और 4 ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सैयद बंधु जिन्हें राज निर्माता के नाम से जाना जाता है ने किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि फारुखसियार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति किसने शुरू किया? तो ये आपका बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और ये बार बार पूछता भी है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि 100 रुपये का एक नोट लिए और 100 रुपये का जो नोट है उस पर 100 रुपये लिखा है। अगर उसको हम लोग मार्केट में बेचेंगे लोग, यानी कि देखिए 100 रुपया लिखा रहता है और उस पर लिखा रहता है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा कि 100 रुपया धारक, अगर आरबीआई गवर्नर उस पर सिग्नेचर ना करे तो ये जो आपका बना है किससे बना है? कागज़ से। कागज़ का जो मुद्रा है 100 रुपया में मिलेगा नहीं, उसका मूल्य तो बहुत कम होगा, तो इसे सांकेतिक मुद्रा बोला जाता है। तो देखिए कि सांकेतिक मुद्रा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 83 नंबर क्वेश्चन है, 1739 में नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम हुए या कौन सा परिणाम निकला? सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है दिल्ली की लूट,
एकदम सही है। मयूर सिंहासन का निष्कासन, ये भी सही है। देखिए कि मयूर सिंहासन जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था और इस पे हीरे जवाहरात बहुत ज़्यादा उल्लेखित किया गया था, तो ये भी सही है। दिल्ली पे अस्थायी कब्जा, दिल्ली पे अस्थायी कब्जा नहीं किया, ये लूट के चला गया, तो ये गलत हो जाएगा। मुगल प्रतिष्ठान का गंभीर रूप से कमजोर होना, ये भी आपका सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर पूछा जा रहा है, किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य ने थोड़े समय के लिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अनुभव किया लेकिन राजनीतिक पतन हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि मोहम्मद शाह हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद शाह आलम द्वितीय की स्थिति का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? तो ये देखिएगा कि उन्होंने बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, ये आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि प्रारंभिक चोल मंदिरों में विमान गोपुरम से ऊंचा होता था, ये आपका एकदम सही है। मंदिर पूरी तरीका से ईंटों से बनी होती थी, देखिए कि ये आपका गलत हो जाएगा। पूरी तरीका से ईंटों से नहीं बना होता था, आपका पत्थर उसमें उपयोग किया जाता था, तो ये गलत है। तीसरा का देखिएगा कि दीवानों पर जो उसका दीवार होता था उसका विस्तृत मूर्ति कलाएं अंकित होती थी, तो ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये शंकर भगवान का मंदिर है तंजावुर का, और ये देखिए कि राजराज प्रथम या राजा राज प्रथम के द्वारा कराया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और कब कराया गया था? तो 1010 ईस्वी में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नटराज कांस्य मूर्ति जो कि आपका तांबे की मूर्ति है, मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा चोल वंश से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, अपने पत्थर के रथ के लिए प्रसिद्ध बीटल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका देखिएगा कि ये कहाँ पे है, तो ये हम्पी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि हम्पी कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है राय गोपुरम ऊंचे प्रवेश द्वार होते थे, एकदम सही है। जो मंदिर का जो हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे एक ऊंचा बनाया जाता है टीला के टाइप में, वही होता है राय गोपुरम, उसे गोपुरम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मंदिर ये हो गया और यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे एक ऊंचा बनाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष इमारतों में भारत इस्लामी का प्रभाव दिखता है, ये भी आपका सही है। लोटस महल इस्लामी वास्तुकला के तत्वों को दर्शाता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अजमेर के सूफी संत कौन थे? तो अजमेर के सूफी संत आपका देखिए कि निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया नहीं, अजमेर के सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में थे। अगला क्वेश्चन है 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन, हजारा राम मंदिर विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि रामायण कथा वाले पैनल के लिए। देखिए कि यहाँ का हजारा जो मंदिर है इसके दीवारों पे रामायण कथा लिखा गया है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये हम्पी में है, तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अपनी फुसफुसाहट गैलरी के लिए प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखिए है कि आदिल शाह शासकों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोल और विजयनगर मंदिरों के बीच सही अंतर बताता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका पहला में दिया गया है चोल मंदिरों के ऊंचे विमानों पर जोर दिया जाता था, एकदम सही है। विजयनगर मंदिरों में ऊंचे गोपुरम पर जोर दिया जाता था, ये भी सही है। विजयनगर मंदिरों में मूर्ति कला का अभाव होता था, मूर्ति कला का अभाव नहीं होता था, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
चौथ और शेरदेशमुखी की व्यवस्था किस से संबंधित है? तो ये मराठों से संबंधित है। देखिए कि चौथ इसलिए लिया जाता था ताकि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, और शेरदेशमुखी देखिएगा कि जो उनके संरक्षण में रहते थे उनसे लिया जाता था। तो ये दोनों आपका मराठों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूरजमल के द्वारा स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इलाहाबाद की संधि जो 1765 में किया गया था किसके बीच हस्तांतरित हुई थी? तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और मुगल साम्राज्य के बीच। देखिए कि 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है और उसमें ब्रिटिश से लड़ने में मुगल भी सहायता करता है लोग। तो जिसके बाद इन तीनों का आदिल शाह और कोलकाता के शासक इन सभी का हार हो जाता है। उसके बाद ये थोपा जाता है इलाहाबाद की संधि, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर भारत में मराठा शक्ति का विस्तार करने वाला पेशवा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मराठा संघ में होलकर, सिंधिया, भोसले और निम्नलिखित में से कौन सा घराना शामिल था? तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका गायकवाड़ शामिल था लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रण करने के लिए कॉटेज की नीति अपनाया गया था, यानी कॉटेज व्यवस्था जो हिंद महासागर में जाता था लोग उससे उसका कर वसूला जाता था, तो ये आपका सही हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय शुरू में कोचीन में था, ये आपका गलत है। देखिए कि आपका कोची में नहीं था, ये बाद में राजधानी बनता है। शुरुआती चरण में गोवा के आसपास में बनाया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1510 में गोवा पर कब्जा किया, एकदम सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मार्ग से भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में कालीकट तट जो कि केरल में पड़ेगा वहाँ पे उतरा गया था, तो ये आप याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर यानी फरमान किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था आपका 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यूरोपीय कंपनी और भारत में पहली फैक्ट्री, यानी कि कौन पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोला था ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा कि आपका पुर्तगाल कोची हो जाएगा, ये आपका सही है। अंग्रेज सूरत हो जाएगा, अंग्रेज आपका, अच्छा एक चीज़ सही सुमेलित चुनना है, अंग्रेज सूरत ये आपका सही है, 1613 में खोला था लो। फ्रांसीसी सूरत नहीं होगा, पांडिचेरी होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वाली का युद्ध जो 1612 में किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पुर्तगाल और अंग्रेज़ों के बीच में, तो ये याद रखिएगा। और इसमें देखिएगा कि पुर्तगालियों को हरा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 106 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने गोवा में इक्विजिशन यानी कि धार्मिक अदालत की व्यवस्था शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि पुर्तगाली जो था लोग ये 3-4 तरीका से भारत में शासन किया लोग और मजबूत हुआ लोग। एक तो समुद्र में ये कब्जा कर लिया लोग, और समुद्र में उस समय देखिए कि आपका मुगल भी था लोग, तो इसके सामने बहुत कमज़ोर था लोग। उसके बाद एक आपका धार्मिक नीति लेके आता है लोग, और तीसरा का था शादी का नीति, ये भारतीय स्त्री से शादी करता है लोग और विस्तार करता है लोग, तो ये सब नीति ये लेके आया लोग। हालांकि इससे ज़्यादा शादी का नीति फ्रांस के द्वारा ये नीति लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों को भारत में उनके आगमन के क्रम में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिएगा कि पुर्तगाल 1498,
तो ये तो आपका 1498 पता ही होगा, 1 मई 1498 को कालीकट पे आया था। और डच देखिएगा कि आपका 1602 में आया लोग। वहीं पे आपका अंग्रेज़ जो था लोग, ये 1600 ईस्वी में आता है लोग। और उसके बाद देखिएगा कि फ्रांसीसी, ये 1664 में आता है लोग। तो अब मिलान कर लीजिए, सबसे पहले पुर्तगाल आ जाएगा। तो देखिए कि आपका पुर्तगाल, उसके बाद कौन आएगा, तो डच आएगा लोग, डच नहीं, उसके बाद आपका पुर्तगाल, तो पहले 3 आ जाएगा, फिर अंग्रेज 2 आ जाएगा, फिर डच 1 आ जाएगा, फिर आपका फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, वे हैदर अली के पुत्र थे, एकदम सही है। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, एकदम सही है। उनकी मृत्यु तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा। उनकी मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है श्रीरंगपट्टनम में, तो ये आपका गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है टीपू सुल्तान की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। देखिए कि उन्होंने राज्य के नियंत्रण में व्यापार को प्रोत्साहन किया और कुछ वस्तुओं पर एकाधिकार स्थापित किया, ये आपका एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामानुजन के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद ये दिया गया था, यह जुड़े हुए थे। और आदि शंकराचार्य देखिए कि अद्वैतवाद हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 112 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किस भक्ति संत ने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर निर्गुण है। तो इसमें देखिएगा कि आपका कबीर हो जाएंगे और गुरु नानक हो जाएंगे। मीराबाई देखिए कि ये तो आपका सतगुण हो जाएंगी और ये कृष्ण भक्ति में लीन थी। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलवार किससे जुड़े हुए थे। तो ये देखिए कि आपका वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। और नयनवाड़ ये आपका शैव धर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं, आप देखिए कभी भी ये क्वेश्चन पूछता है तो अलवार और नयनवाड़ से पूछता है, नयनवाड़। और इसमें आपका देखिए कि हमेशा दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि नयन मतलब क्या होता है, आँख होता है। और 3 आँख वाले देवता कौन है, तो आपके शिव हैं। तो ये यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि नयन मतलब शिव से जुड़ा हुआ। तो उसके बाद अलवार आपको आसानी से याद रहेगा कि वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 114 नंबर। इनमें से कौन सा सही मैच करता है। तो इसमें सही मैच करने वाला कौन सा है ये बताना है। पहला में दिया गया तुलसीदास पद्मावत, ये आपका गलत हो जाएगा। सूरदास सूरसागर एकदम सही है, सूरदास के द्वारा ये सूरसागर लिखा गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे थे, तो ये आप याद रखेगा। और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया था, तो ये याद रखेगा। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो ये सब याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन इनमें से किससे प्रभावित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो इस्लामी सूफी परंपरा हो जाएगा, तमिल कवियों परंपरा, ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए कि आपका बौद्ध दर्शन लगभग नामात्र का मध्यकाल में देखने को मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। गौड़ीय वैष्णव धर्म परंपरा की स्थापना किसने किया। तो ये किया गया था आपका चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र के लोकप्रिय दर्शनकारियों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन बयानों में से कौन सा सही है। तो ये आपका सही बयान बताना है। इसने धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए अस्थायी भाषाओं का बढ़ावा दिया, एकदम सही है ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के संदर्भ में नीचे दिए गए बयानों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है असली मेहराब और गुंबद भारत में तुर्कों द्वारा लाया गया था, एकदम सही है। कुबूत उल इस्लाम मस्जिद में तोड़े गए हिंदू और जैन मंदिरों के सामान का इस्तेमाल किया गया था, ये भी आपका सही है। कुरबिल्ट आर्च तकनीकी इस्लाम से पहले भारतीय आर्किटेक्चर की एक खासियत थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
नीचे दिए गए स्मारकों में से कौन सा उसके संरक्षण से सही ढंग से मेल खाता है, ये बताना है। तो पहला में दिया गया है अलाई दरवाज़ा। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था 1311 में, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोल गुंबद देखिएगा कि ये आपका आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था, ना कि इब्राहिम शाह के द्वारा। हुमायूं का मकबरा ये कौन बनवाया था, तो हाजी बेगम, ये तो ऊपर भी देखे थे। और जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा। पांडिचेरी किसकी मुख्य बस्ती यानी बसावट थी, तो देखिए कि पांडिचेरी आपका हो जाएगा फ्रांसीसी का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध मुख्य रूप से किसके बीच में लड़े गए थे, तो कर्नाटक युद्ध देखिए कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल मिनीएचर पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि यह फारसी और देसी भारतीय स्टाइल के मेल के तौर पे विकसित हुआ, एकदम सही है। हम नामा अकबर के राज में बनाया गया था, ये भी सही है। जहांगीर के राज में पेटेड पेंटिंग अपने पीक पर थी, ये भी आपका सही है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार किसने पॉपुलर बनाया, तो देखिए कि सितार को पॉपुलर बनाने वाले आपके अमीर खुसरो हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो देखिए कि दिल्ली के सल्तनत है, तो 7 शासकों के राज में ये वहाँ पे रहे हैं दरबार में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन समय में मंदिर आर्किटेक्चर के बारे में इन जोड़ियों पर विचार करना है। एक तरफ मंदिर, एक तरफ स्थापित शैली दिया गया है। तो थोड़ा सा हम मंदिर के बारे में आपको समझा दें, तो भारत में मंदिर कला जो है 3 प्रकार का है, तो ये सबसे पहले आप याद रखिएगा 3 प्रकार का। एक आपका हो जाएगा द्रविड़, जो कि आपका दक्षिण भारत हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा बेसर, और एक आपका हो जाएगा नागर। नागर जो शैली कला है ये आपका उत्तर भारत का हो जाएगा, द्रविड़ दक्षिण भारत का, और बेसर मध्य भारत का। तो ये तीनों याद रखेगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए कि बृहदेश्वर मंदिर ये आपका हो जाएगा द्रविड़ कला का, तो ये आपका एकदम सही है। और ये चोल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना भी है। सूर्य मंदिर ये नागर शैली हो जाएगा, जो कि आपका सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और ये कलिंग उपशैली के ये एक कला है। होशियार मंदिर देखिए कि ये बेसर शैली हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय का तत्कालीन लाभ किसे हुआ, तो तत्कालीन लाभ देखिए कि अंग्रेजों को हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल किस अवसर पर की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गणतंत्र दिवस पे किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता से जुड़ा हुआ है, तो अर्जुन पुरस्कार देखिए कि खेल में दिया जाता है उनके योगदान के लिए। और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी देखिए कि वो भी खेल में दिया जाता है, लेकिन वो किसको दिया जाता है, तो गुरुओं को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार किस क्षेत्र में है, तो ये आपका हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वरीयता संदर्भ में पद्म पुरस्कारों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए कि पद्म भूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और उसके बाद पद्म श्री, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो ये तो देखिएगा कि आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। किस महान भारतीय अभिनेता को 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र को। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका को 2026 में पद्म भूषण मिला है, तो ये पद्म भूषण देखिए कि अलका याग्निक को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय टेनिस के दिग्गज विजय अमृतलाल को 2026 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो ये पुरस्कार देखिए कि आपका पद्म भूषण दिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2026 में किस भारतीय क्रिकेट कप्तान को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो ये आपका रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया था 2026 में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चरण हेम्ब्रेम को 2026 में उनके किस कार्य के लिए पद्म श्री मिला था, तो ये आपका हो जाएगा साहित्य और शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। वित्तीय क्षेत्र में योगदान के लिए 2026 में किस प्रख्यात बैंकर को
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका उदय कोटक को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस महान पार्श्व गायिका को 2026 में पद्म भूषण मिला है? तो ये दिया गया है आपका अलका याग्निक को, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मलयालम सिनेमा के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे 2026 में पद्म भूषण दिया गया? तो इसका राइट आंसर मामूटी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2026 में पद्म भूषण मिला है? तो ये आपका हरीश रावत को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, किस भारतीय टेनिस दिग्गज को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृत राज हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2026 के पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं में सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका दिया गया है BS अच्युतानंद को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड का थीम क्या था? तो ये थीम आप जरूर याद रखिएगा, वंदे मातरम की 150 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय नए लोगों का स्लोगन है, तो ये आपका स्लोगन है विकास के लिए अकड़ा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आधार जारी करने वाली UIDAI के नए शुभंकर का नाम क्या है? तो नए शुभंकर का नाम है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार से संबंधित पुरस्कारों में सत्य है, तो ये कौन सा सत्य है ये बताना है। तो देखिए कि तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दत्ता नौसेना एकदम सही है। केंद्रीय मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृत मंत्रालय, नागरिकों के पसंद के आधार पर श्रेष्ठ ये असम रेजिमेंट हो जाएगा, तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है PSLV 62 के बारे में सत्य है, तो इसमें सत्य कथन चुनना है। तो देखिए कि इसरो का 2026 का प्रक्षेपण ये है, तो ये सही है। कुल 16 उपग्रह शामिल है, ये भी सही है। यह प्रक्षेपण असफल रहा, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बिहार सरस मेला का संबंध है, तो बिहार सरस मेला कहाँ पे होता है? ये आपका पटना में आयोजित होता है, कला संस्कृति से संबंधित है। इस मेले का थीम हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है मदर ऑफ ऑल डील के नाम से विख्यात है, तो ये देखिएगा कि आपका हाल फिलहाल में ही EU यानी यूरोपीय संघ के साथ भारतीय व्यापारिक संघ का समझौता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। VBI क्वेश्चन है, वेनेजुला के राष्ट्रपति जिन्हें अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई पर गिरफ्तार किया गया था, तो ये तो आप भी जानते हैं कि मादुरो हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका निकोलस मादुरो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें का अंतिम क्वेश्चन है, बजट 2026-27 मुख्य रूप से किस पे केंद्रित रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास पे ये केंद्रित रहा 2026-27, और निर्मला सीतारमण के द्वारा ये पेश किया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा बार पेश करने वाली बन गई हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस प्रकार देखिए कि यहाँ पे ये टेस्ट समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।